हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकौल मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए लाया हूं एसटी नंबर 47 बी में एसएससी के जो आपने क्वेश्चन किए हैं 26 से लेके 50 तक। भाई एसएससी के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, 4 पार्ट में होता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। अब जो हमारा जीएस है इस बार की एसटी में क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक था, माने हमारे 25 क्वेश्चन थे। तो जो हमारे 25 क्वेश्चन थे मैं उनके डिस्कशन के लिए बिल्कुल रेडी हूं और आपको ए प्लस मिल रहा है। तो प्यारे मित्रों, पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? स्टडी ऑफ अ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड। मानव शरीर की गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? भाई ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ऑप्शन है किन्सियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी। भैया देखो, देख के ही क्लियर लग रहा। अगर मैं कहूं कि साहब देख कर ही क्लियर लग रहा है, तो देख के क्या क्लियर लग रहा है? सब लोग एक बार समझो। देखो ये क्लियर लग रहा है। अगर मैं आपसे सिंपल कहूं, देखो जैसे मान लो, वैसे स्वाभाविक मैं कहूं, ये जो पहला वाला है यही आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है? देखो भाई, सबसे पहले लिखा है एंथ्रोपोलॉजी। जब मानव शरीर का अध्ययन करें, मानव शरीर का, ये एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मानव शास्त्र। क्या हो जाता है? मानव शास्त्र। तो मानव शास्त्र कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहता है ये? सोशियोलॉजी, जिसमें हम समाज का अध्ययन करते हैं अर्थात सोसाइटी का। और साइकोलॉजी, जिसमें मनुष्य के मनोविज्ञान का अध्ययन होता है। मनोविज्ञान यह होता नहीं, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट बनते हैं लोग इसको पढ़ के। तो लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि गतिविधियों का अध्ययन करना है, माने मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो मूवमेंट ऑफ बॉडी क्या कहलाता है? किन्सियोलॉजी। अच्छा, अब ये कैसे जानोगे? ऐसे देखो, आप एक टर्म पढ़े होगे, सब लोग याद करो, काइनेटिक। काइनेटिक पढ़े हो? अब काइनेटिक में देखो KINE लगा है और यहाँ क्या लगा है शब्द? यहाँ लगा है KINESIOLOGY। ठीक है, तो किन्सियोलॉजी, किन्सियोलॉजी, तो किन्सियोलॉजी जहां लग गया, किन्सियोलॉजी वहीं लग जाता है गति। क्या लगता है? गति। अब गति का मतलब क्या है? आप यहां देख पा रहे हो भाई, हम लोग भाई अभी बचपन में आपको याद होगा, फिजिक्स में आपने दो प्रकार की ऊर्जा पढ़ी होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बन गया काइनेटिक। काइनेटिक। पहले एक गाड़ी भी आती थी, काइनेटिक वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका काइनेटिक से क्या बन गया? केंसियोलॉजी। तो क्या करेक्ट आंसर हो गया बच्चों? केंसियोलॉजी। अब ये सब लोग बताओ, ये पहला आंसर आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है सबको क्लियर लग रहा है, उम्मीद है सबको अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है। अब देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन इन ईयर। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखो, कान की अगर बात करें बेटा, सिंपल पहले आपका आंसर हो जाएगा, कान में 3 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 3 हड्डी। देखो कैसे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हड्डियों की, अगर हम बात करते हैं बोन्स की, तो सबसे पहले जानो, स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑर्थो ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। अच्छा, एक और बात समझेंगे, जॉइंट्स ऑफ स्टडी ऑफ बोन मतलब अगर मान लो कभी आ जाए कि हड्डी के जोड़ का अध्ययन, तो जॉइंट्स ऑफ स्टडी ऑफ बोन, तो ये कहलाता है ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी वो क्या कहलाता है हमारा? ऑर्थोलॉजी कहलाता है ऐसे। अब चूंकि हम बोन की बात करेंगे, तो चूंकि बोन में क्या होता है बच्चों, देखो बोन ज्यादातर हम कहें तो बोन जो है कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। बोन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं उनकी संख्या के हिसाब से। मानव शरीर में 206 बटे 300 हड्डियां होती हैं। अब ये बटे क्यों लगाया? बटे इसलिए लगाया कि 206 तो जो एडल्ट लोग हैं उनमें है, और 300 हड्डी उनमें है जो बच्चे होते हैं, माने शिशु होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें है। अब हड्डियों को 2 पार्ट में बांटते हैं हम लोग, किसमें किसमें? एक हिस्से को कहते हैं हम लोग एक्सल हिस्सा, एक को कहते हैं हम लोग अपेंडिकुलर हिस्सा। अपेंडिकुलर। अब एक्सियल शब्द को अगर हिंदी आप जाने तो हिंदी कहते हैं अच्छी कंकाल, ये कहते हैं उपांगीय कंकाल।
तो अक्षीय कंकाल जो होता है इसको भी तीन, सॉरी माफ कीजिएगा, चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने? चार पार्ट में, ऐसे। चार पार्ट में क्या क्या डिवाइड करते हैं, जैसे देखें ऐसे। सबसे पहले अगर हिस्से को हम देखें तो हमारा जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? सबसे पहला हिस्सा हमारा कहलाता है स्कल बोन, माने खोपड़ी की हड्डी। अब खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 80, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखो इसी में हम लोग इसको भी तीन पार्ट, चार पार्ट में डिवाइड कर लेंगे अगर चाहें तो। कैसे? एक हिस्सा होता है सबसे पहले, अगर कहें HYOID हॉइड बोन, एक होता है फेस, एक होता है हेड हेड और एक होता है ईयर। अब ईयर की बात करें तो ईयर में तीन हड्डी हैं, मिलियस, इनकस और स्टेपीज। तो ये तीन ही हड्डी है, तो तीन दूनी छह हड्डी होती है दोनों कानों में, एक में तीन, तो तीन वाला हिस्सा ये है। अब फिलहाल हमें आपको जो बताना था वो ये इस तरीके से जा रहा है, ऐसे करके। ठीक है, उम्मीद है मित्रों आप सबको समझ में आ रहा है। कान की तीन हड्डियां हैं। अच्छा, कान की हड्डी कहलाती है कार्टिलेज, क्योंकि आप इसको घुमा सकते हो। क्या कह सकते हो? ऐसी हड्डियां जो घूम सकें वो सभी कहलाती हैं कार्टिलेज। क्या कहलाती हैं? कार्टिलेज। तो कार्टिलेज हड्डियां ये कहलाती हैं, सिंपल टर्म में। उम्मीद है समझ में आप सभी को आ रहा है। क्या कहलाता है बेटा? ये कार्टिलेज कहलाता है। क्या है ये? कार्टिलेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखो सिंपल क्या आंसर आपको मिला था? आंसर मिला था सी, माने कार्टिलेज। क्या करेक्ट आंसर है? कार्टिलेज। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच कंट्री विल द फीफा वर्ल्ड कप 2024 हेल्ड? फीफा वर्ल्ड कप 2024 किस देश में आयोजित होना है? और इंडिया है, रशिया है, उज्बेकिस्तान है, ब्राजील है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बेटा वो क्या है? रशिया होना चाहिए। रशिया करेक्ट आंसर है, रशिया। अफ्रीका, अगर मैं कहूं रशिया जो है बेटा, रशिया पूरे दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण में। 1,60,00,000 किलोमीटर का क्षेत्रफल इसका है, लगभग भारत से 5 गुना ज्यादा है। रशिया एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप इन दोनों को जोड़ता है। इसी कारण यूरोप और एशिया को कहा जाता है यूरेशिया। आप सुने होंगे, क्या कहते हैं? यूरेशिया। तो यूरेशिया कहलाता है। क्या कहलाता है ये? यूरेशिया कहलाता है। एशिया और यूरोप क्या कहलाएगा? यूरेशिया। और रशिया की जो राजधानी है वो क्या कहलाती है? मॉस्को। क्या कहलाती है? रशिया की राजधानी क्या कहलाती है? मॉस्को। और कहाँ पे ये होना है फीफा वर्ल्ड कप? फीफा वर्ल्ड कप जो होना है 2024 का, वो कहाँ होगा? रूस में ही होगा। यही वो देश है जो व्लादिमीर पुतिन वाला देश है, इन्होंने ही यूक्रेन पे अटैक भी किया था बेटा। ठीक है, उनका कुछ आपसी विवाद रहा होगा उस विषय को लेकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच ऑफ द स्टेट इन इंडिया? उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश। आपको बताना है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, मेघालय है या मध्य प्रदेश है। क्या इसका करेक्ट आंसर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? मेघालय बेटा। कहाँ पे है? देखो आप ऐसे भी जान सकते हो, बात की क्या की गई है? वर्षा वाले वन। अच्छा, बरसात कहाँ ज्यादा होती है? मेघालय में। मेघालय माने दीर्घ स्वर संधि। जहां मेघालय भाई, मेघालय मेघालय माने जहां मेघ है, बादलों का घर, वही है मेघालय। और वहीं पे है उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अब अगर आप वर्ल्ड मैप, मतलब सॉरी इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग आप इसको देखोगे तो कहाँ मिलेगा ये हमें? मेघालय के रीजन को आप अब ऐसे देखोगे, ऐसे इस तरह से अगर मैं बनाऊं, अब ये वाला जो रीजन देखते बेटा, ये इसे ही कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं मेघालय। मेघालय। और मेघालय की राजधानी क्या है?
शिलोंग है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। तो ये मेघालय है। अच्छा, मेघालय में चूंकि पहाड़ियां भी हैं, कौन कौन सी पहाड़ी हैं? यहाँ पे है गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ी हैं। क्या है? गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां भी हैं। अच्छा, यहाँ गर्मी का क्षेत्र भी ज्यादा है और ये पहाड़ियां क्या करती हैं? बादल बादल का घर बना के इनको घेर लेती हैं, जिस कारण इस क्षेत्र को, यानी इस रीजन को हम क्या कह सकते हैं? इस क्षेत्र को हम कहते हैं बादलों का घर वाला क्षेत्र। क्या कहते हैं? बादलों का घर वाला क्षेत्र। अब जो ये बादलों का घर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय, भाई उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है ट्रॉपिकल, और ये वर्षा, वर्षा माने रेन, तो रेन फॉरेस्ट वाला रीजन ये कहलाता है। ऐसे ये रीजन कहलाता है। उम्मीद है आपको। अच्छा, एक और बात देखो, ध्यान ध्यान है बच्चों मेरे दिमाग में, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इसे पूरब का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। स्कॉटलैंड, ईस्ट, क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ईस्ट स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ईस्ट स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। इसे हम लोग पूरब का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरब का स्कॉटलैंड। तो ऐसा भी कहा जाता है। तो समझ में आपको आ रहा होगा, बढ़िया लग रहा होगा, उम्मीद है क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? The first law commission was established in 1834 by the British government under the chairmanship of। प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1834 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अध्यक्षता में की गई। देखो भैया, जब भी विधि की बात आए, कानून की बात आए, आईपीसी, सीआरपीसी, ऐसी कोई बात आए, तो मन में क्या ख्याल आता है? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, क्या किसका नाम आएगा? नाम आएगा लॉर्ड मैकाले का। तो लॉर्ड मैकाले, भैया यही थे लॉर्ड मैकाले जो अंग्रेजी शिक्षा भी भारत में लाए थे। ठीक है, लॉर्ड मैकाले साहब। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले साहब। याद रखेंगे 1834 और 35 में प्रथम विधि आयोग आया था, और जो विधि आयोग आया था वो कौन लाए थे? लॉर्ड मैकाले साहब लाए थे। लॉर्ड मैकाले साहब लेकर आए थे ये। अच्छा, डलहौजी का नाम जब आता है, याद रखिएगा, कभी भी आ जाए राज्य हड़प नीति, हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, वुड डिस्पैच, रेल चली, रेल चली सब जानते होंगे ना, ट्रेन का चली इस समय, संचार या सूचना संचार क्रांति, सूचना एवं संचार की क्रांति भी हुई इसी समय में। तो ये सब काम हुए थे भैया कैनिंग के समय में। कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग साहब, लॉर्ड कैनिंग साहब तो भारत के पहले वायसराय बन गए थे। क्या बन गए थे? वायसराय। इन्हीं के समय यूपी को क्या कहा जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। प्रोविंस कहा जाता था ये ऐसे। अच्छा, नॉर्थ ब्रुक जो है, इनके टाइम में मैसूर वॉर हुआ था। मैसूर वॉर वाला, कर्नाटक के दिन मैसूर वॉर वाला काम हुआ था। तो ये इन चीजों से जुड़ी हुई ये चीजें हैं। उम्मीद है मित्रों, जो भी बातें मुझे पता है लगभग मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? ए वाला। ए इसका बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेटअप। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1980 में, 1981 में, 1982 में या 1989 में? क्या इसका करेक्ट आंसर है? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ वो 1982 में हुआ था बेटा। कब हुआ था? 1982 में। याद रखेंगे, एक्जिम का मतलब ही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये कब बना है? 1982 में। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, 82 से लेके 84 तक, ये वही समय है बेटा। ठीक है, क्या इसका आंसर आ जाएगा? इसका आंसर 1982 करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किसने RH फैक्टर की खोज की थी? जी मेंडल, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल,
भैया जी मंडल साहब ने तो मटर के पौधे पर रिसर्च किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, संकर बीजों को खोजा था। और ग्रेगर जॉन मेंडल मटर मतलब पाइथम सटाइवम की नई पत्तियों के या नए उसके बारे में विकास किया था। आर एच फैक्टर के लिए कॉल लैंड स्टीनर साहब ही प्रमुख हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये लैंगर हैंस ये नहीं, ये अलग चीज है, आइसोलेट्स की बात होती है। विलियम हार्वे रक्त के परिसंचरण पे खोज किए थे, बात किए थे। तो देखो अगर हम बात करते हैं आर एच फैक्टर की, तो आर एच फैक्टर की खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है कॉर्ल लैंड स्टीनर एंड विनर। तो कॉर्लैंड स्टीनर और विनर ने क्या किया था, इसकी खोज की थी। तो इसके आर एच फैक्टर के ये रहे हैं। अच्छा, चूंकि बेटा होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप की, ब्लड ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक हो जाता है हमारा जिसे हम लोग कहते हैं ए बीओ टाइप ग्रुप, और एक को हम कहते हैं आर एच फैक्टर वाइज ग्रुप। ठीक, एबीओ टाइप में जो है, जो आते हैं जैसे ए बी ए बी और ओ, ये चार फैक्टर आते हैं वहां पर। और आर एच फैक्टर में जो है वो दो आते हैं, फैक्टर में दो आते हैं। एक होता है आर एच पॉजिटिव, एक होता है आर एच निगेटिव। तो ये इस तरीके से ऐसे रहते हैं, ऐसे ये, ऐसे एक ये और एक ये। तो ऐसा कुछ क्रम होता है। उम्मीद है समझ में आ रहा है। इसको खोजे कौन थे, कॉर्ल लैंड स्टीनर और विनर साहब इसको खोजे थे। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, चीजें आपको क्लियर लग रही होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर क्या था बेटा, सही आंसर था बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के को जमाने में सहायता देता है। तो आओ देखो बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको विटामिन को याद करने का सिंपल एक तरीका ये है। अच्छा एक बात समझ लीजिए, विटामिन की खोज की बात करें, इसको कैसिमर फंक और लोनिन लोनिन साहब ने इसका नाम दिया था। और सबसे पहले चावल के दाने और राइजोस सटाइवम में ये पाया जाता है। क्योंकि बात करते हैं हम लोग विटामिन की, तो विटामिन का जो पार्ट है वो कई पार्ट होता है विटामिन का। जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। तो ये इन पार्ट्स में हम विटामिन को दिखाते हैं या दर्शाते हैं या बताते हैं। अच्छा एक और बात समझते हैं बेटा, जो हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल वसा में जो घुलनशील हैं, वसा में, और होते हैं वाटर में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, ऐसे। तो फैट सॉल्युबल के लिए आपको याद रखना है कीड़ा, और वाटर सॉल्युबल के लिए याद रखना है बीसी। कीड़ा माने एडीई के, उल्टा क्या पढ़ेंगे, एडीई के। अब जो के वाला है, ये वाला क्या होता है, ये रक्त का थक्का जमाता है, माने ब्लड क्लॉटिंग करता है। ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है या रक्त का थक्का जमाता है। तो विटामिन नंबर जो के है, ये जिसका नाम आप पढ़े हो कभी, साइनाक्लोबामीन, तो ये आपका आता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्लियर है कि नहीं आपको ये। तो क्या इसका आंसर है, विटामिन के। विटामिन के इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्या कहता है, डैश एसिड इज सीक्रेटेड फ्रॉम द ऑक्सेनेटिक सेल ऑफ द स्टमक। एसिड है ऑक्सेनेटिक कोशिकाओं से स्रावित होता है। देखो भाई, अगर हम स्टमक स्टमक का चित्र बनाएं, सबसे पहले देखो भाई, स्टमक के लिए अगर स्टमक का हम डायग्राम क्रिएट करते हैं तो कैसा होता है कुछ, स्टमक का चित्र बनाए तो कैसे बनता है, देखो
कुछ इस तरह से स्टमक का हिस्सा आपको दिखता है। अब इसमें 1 और 2 3 तरह की आकृतियां बन जाती हैं। अब ये हिस्सा हमारा हमारा जो है वो कहलाता है हिंदी में आमाशय। आमाशय में सबसे पहला हिस्सा कहलाता है कार्डियक। क्या कहलाता है? कार्डियक। नंबर 2 हिस्सा कहलाता है फाइंडिक, और नंबर जो 3 हिस्सा कहलाता है वो कहलाता है पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या कहलाता है? पाइलोरिक। अब होता ये कार्डियक वाले पार्ट से, यहाँ इस क्षेत्र से जब भोजन आता है मानव के शरीर में इस तरीके से ऐसे, तो यहाँ से बहुत ढेर सारे ये यहाँ से बहुत ढेर सारे HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का श्रावण होता है। श्रावण माने उनका सिक्रेशन होता है। तो क्या सही आंसर होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या सही आंसर होगा? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। क्या सही आंसर है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, जो भोजन में हानिकारक जीवों को क्या करता है? मारने का काम करता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद है चीजें आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्लियर होंगी मित्रों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच एंजाइम इज कन्वर्ट द रिमेनिंग प्रोटीन टू पेप्टाइड, ठीक है, इनटू द अमीनो एसिड्स। कौन सा एंजाइम है जो शेष प्रोटीन को पेप्टोन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है? क्या है? एंजाइम शेष प्रोटीन को पेप्टोन के अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? आपके सामने ऑप्शन है सुक्रोज, एस्पिरिन, लैक्टोज या लाइपेज। देखो कभी भी प्रोटीन का नाम आए, आपको याद क्या करना है? कभी भी प्रोटीन का नाम आपको आए तो प्रोटीन में आपको याद रखना है कभी भी नाम पेप्सिन, इरिप्सिन, इरिप्सिन, कभी भी आपको याद रखना है लास्ट में सीन जैसा टर्म मिले। लास्ट में सीन माने SIN, अगर ऐसा टर्म कभी मिलता है तो आप उसी टर्म को लगा देंगे हमेशा। ये जैसे लाइपेज मिल रहा फैट के लिए, लैक्टोज मिल रहा ग्लूकोज के लिए, सुक्रोज मिल रहा शर्करा के लिए, उसी तरीके से एरिप्सिन मिल रहा प्रोटीन के लिए। किसके लिए? प्रोटीन के लिए। तो आपको क्या लगाना है सही आंसर? प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। मित्रों क्या हो जाएगा? प्रोटीन ही आपका जो है आंसर सही होगा। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट? कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है? अब नहीं है तो भैया क्या नहीं है? देखो अगर मैं कहूं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है आपको ये जानना है। तो देखो भाई कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ होता है? जैसे हम मैं कहूं गेहूं, ठीक, आलू, जैसे गेहूं है, आलू है, जैसे मक्का, ठीक है, शकरकंद, ठीक है, इन सब में मिलेगा। लेकिन अभी जो सीसम ऑयल लिखा है इसमें नहीं होता बेटा। इसमें क्या होता है? इसमें नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का साफ मतलब है कि जहां जहां आपके CHO ग्रुप जुड़ रहे हों भोजन के साथ में, भोजन के साथ में वहां वहां क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट होंगे। लेकिन क्या सीसम ऑयल में कहीं ऐसा CHO ग्रुप है? नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा सी, माने सीसम ऑयल इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अब आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज ऑल्सो नोन एज अ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड किसे कहा जाता है? TNT ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल, TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल, RDX, ठीक है,
तो क्या इसका सही आंसर है? वैसे इनका नाम रेडियो डेविड जेवियर है, तो सही आंसर जो हो जाएगा क्या है ये? टीएनपी, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल माने टीएनपी। टीएनपी जो है इसका क्या है? पिप्रिक अम्ल का बिल्कुल सही आंसर है टीएनपी। पिप्रिक अम्ल का बिल्कुल सही आंसर क्या है? टीएनपी। तो क्या करेक्ट आंसर है? सी। सी करेक्ट आंसर है। बच्चों अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि फॉर द आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन मिक्सर ऑफ द गैस सिलेंडर इज यूज। कृत्रिम श्वसन के लिए गैस सिलेंडर का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। भाई देखो रिस्पायरेशन की बात की, माने हम जो सिलेंडर बॉडी में पीछे बांधते हैं, कभी पहाड़ पे जा रहे हो या व्यक्ति कभी हॉस्पिटल के बेड पे हो और उसको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, तो कौन सी गैस उसकी बॉडी में पास होती है, इसकी बात की गई है। तो बेटा इसमें सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन और हीलियम होती है वहां पे। तो ऐसा अगर ऑप्शन मिल रहा है दैट मीन्स करेक्ट है। तो क्या कहेंगे? ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है भैया, ऑक्सीजन हीलियम सही लग रहा है, क्लोरीन गलत लग रहा है ये। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्या करेक्ट है? बी। ऑक्सीजन और हीलियम क्या है? ये बिल्कुल सही आंसर है। आप यहां लिख देंगे ऑक्सीजन प्लस हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ये, और 10 मतलब बस। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 का कोई मतलब नहीं भैया, 8 और 2 है, एटॉमिक नंबर याद रखिएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बेटा? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं, बी कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं, कोई मिस्टेक ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फॉर the language were the added under of the 8th schedule of the constitution of India, there was a raising of their numbers of 22। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अधिनियमों में एक के तहत 4 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत सहायता प्रदान की गई है, जिसमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह परिवर्तन था बेटा? तो इसका जो सही आंसर था वो हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। क्या है? 92वां संविधान संशोधन है इसका करेक्ट आंसर। अब एक आपको ट्रिक के माध्यम से इसको समझाएं, थोड़ा क्लियर कर दें कैसे आप इसको समझोगे, थोड़ा सा आपको अच्छे समझ आएगा। देखो हम ये कहें कि भारतीय संविधान, क्या कहें बच्चे? भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान में माफ कीजिएगा, भाग संख्या, चलो भाग संख्या देख लें। भाग संख्या 17 और अनुच्छेद संख्या 343 से लेकर 351 के बीच में इसको जगह दी गई है। पहली बात तो ये क्लियर हो आपको, एक पॉइंट। अब दूसरी बात, अनुसूची की अगर हम बात करें तो अनुसूची संख्या 8 है। अनुसूची संख्या 8 जब बनाई गई थी तब उसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, अब 14 भाषाएं थी, तो 14 भाषा के बाद में आपको याद रखना है दिमाग में एक अच्छी सी ट्रिक। ट्रिक क्या है? ट्रिक है सिंधी, नमक लेकर बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली के यहाँ गई। ये आपको एक ट्रिक याद रखना है। तो अब कैसे आप इसको कर पाओगे? देखो भाई, 15वीं भाषा क्या थी? सिंधी थी। अब सिंधी कब आया था? सिंधी आया था ये कह दें 1971 ये 21वें संविधान संशोधन के दौरान। ठीक है, फिर देखो नमक से क्या बनता है? नमक से बनती है 3 भाषा। क्या क्या है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी।
अच्छा, ये कब आया? ये आया 71वां संविधान संशोधन में आया था। 71वां में कब आया था? 1991 के लगभग। फिर देखो बेटा, अब 21 और 71 जोड़ लो तो हो गया 92। तो 92वां संविधान संशोधन कब आया? सन 2004 में आया। इसमें क्या क्या जोड़ा? इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ दिया गया। तो इस हिसाब से ये 4 भाषाएं यहाँ हो गई, 3 भाषाएं यहाँ हो गई, एक भाषा सिंधी जो है यहाँ हो गई, एक तो अब आप देख रहे हो 1 4 ये 8 ये है, 14 पहले थी, टोटल कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। तो इस तरीके से आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर पाओगे। सही आंसर क्या मिला है आपको? बी वाला। बी जो है मित्रों क्या है? बिल्कुल सही है। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं, बी कह रहे हैं, उन सब का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द फील्ड which of outstanding work may be the organized by the award of the Pulitzer Prize? वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज है, साइंस एंड टेक है, लिटरेचर एंड जर्नल। देखो भाई, पुलित्जर अवार्ड की बात जब भी आती है तो आप हमेशा लिटरेचर और जर्नलिज्म की बात करेंगे। मास कम्युनिकेशन माने मास काम या जर्नल से बात करेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, कभी भी याद रखें, पुलित्जर अवार्ड, पुलित्जर पुलित्जर पुरस्कार साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में इसका विकास हुआ था पुलित्जर अवार्ड का। तो सही आंसर क्या है? ये सही आंसर है। उम्मीद है मित्रों समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इशू द कॉइन आना? हु इशू द कॉइन आना? आना सिक्का किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? यह जारी किया गया था, माफी, किया गया था। शाहजहां, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। आना, देखो भैया, वैसे अगर आना की बात करें, आना ये एक रुपए की इकाई है, रुपया इकाई है, मतलब रुपए की गणना करने का एक यूनिट रहा है ये। इसको स्टार्ट किया था शाहजहां जी, शाहजहां ने। किसने स्टार्ट किया था बेटा? ये स्टार्ट किया गया था शाहजहां के द्वारा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां आपको याद होगा, मैं कहूं तो शाहजहां की पत्नी या शाहजहां, आप पढ़ते हैं इस तरह से, आप याद कर पाएंगे ऐसे। तो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां और उनकी शाहजहां की माँ थी वो। ठीक है, तो ये ट्रिक है शॉर्ट का। तो नूरजहां के कंसल्ट पे जो है शाहजहां ने इसको क्या किया था? चलाया था बेटा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि हु हेल्डेड द ऑफिसर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द 2 कंसेक्यूटिव टर्म? भारत के उपराष्ट्रपति का पद लगातार 2 कार्यकाल तक किसने संभाला? मिस्टर MM वीवी गिरी ने, शंकर दयाल शर्मा ने, आर वेंकट रमन ने, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। सर्वराधाकृष्णन ने दो लगातार कार्यकाल संभाले थे। ठीक है,
अच्छा बच्चों ये तिरुचिरापल्ली के रहने वाले थे और हर साल 5 सितंबर को इनका डे मनाते हैं जिसका नाम आप याद होगा टीचर्स डे। ठीक है, तो टीचर्स डे पे इनका दिवस मनाया जाता है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। टीचर्स डे सर राधा कृष्णन, तो राधा कृष्णन, ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, कहता है which amendment of the Indian Constitution inserted the word socialist, secular and unity and integrity of the preamble? भारतीय संविधान में किस संशोधन में प्रस्तावना कर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता, अखंडता जैसे सब शामिल किए गए थे? तो बेटा ये अगर मैं कहूं सिंपल, आप सबको याद होगा 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। अच्छा इसे इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसे कहते हैं लघु संविधान। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? आंसर है इसका सी। ये अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑपरेटिंग सजग कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित ऑपरेशन सजग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑपरेशन सजग कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित ऑपरेशन सजग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सबसे पहले चूंकि मैं अगर बात करूं बेटा, ये जो क्वेश्चन है ऑपरेशन सजग के अंतर्गत एक रिवैलिडेशन किया जाता है कोस्टल लाइन की सिक्योरिटीज को। मतलब जो हमारा तटरक्षक ये कह दे कि तट क्षेत्र है उसके ऊपर एक सैन्य व्यवस्था को चाक चौबंद नियंत्रण करना, ऐसे यंत्रीकरण व्यवस्था से जोड़ देना ताकि जो हमारे सिविलियंस हैं, जो हमारे इंडियंस हैं, वो सुरक्षित रह पाए। तो आइए समझे क्या है। जैसे आप भारत को देखते हो इस तरीके से, ऐसे ये अब ये सभी भारत के कोस्टल स्टेट में हैं। कोस्टल स्टेट में जैसे आप ये हिस्सा देख पा रहे हैं गुजरात, ये हिस्सा देख पा रहे हैं महाराष्ट्र, ये हिस्सा देख पा रहे हैं कर्नाटक, ये हिस्सा देख पा रहे हैं केरला, ये हिस्सा देख पा रहे हैं तमिलनाडु, ये हिस्सा देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश, ये हिस्सा देख पा रहे हैं उड़ीसा और ये छोटा सा हिस्सा देख पा रहे हैं वेस्ट बंगाल। ऐसे अब है क्या कि हमारे यहाँ का जो अगर मैं कहूँ रीजन पार्ट है, तो चूंकि जो हमारे यहाँ के सिविलियन है, चूंकि हमारे यहाँ के जो सिविलियन हैं अगर मैं कहूँ, तो सिविलियन के लिए सरकार ने या फिर नेवी के द्वारा 12 नॉटिकल माइल की दूरी तक वो अपना सैर करें, सफर करें, आए, घूमे टहले, ये कर सकते हैं। लेकिन इंडियन नेवी को विषम परिस्थितियों में जो राइट रहते हैं वो 36 नॉटिकल माइल तक। वैसे इंडियन नेवी भी जो बीच में ही रहती है हमेशा, जो डिस्टेंस हमारी कवर करती है लगभग 24 नॉटिकल माइल के बीच में। अब होता क्या है, या इसकी हम बात करें, ये है क्या कि सबसे पहले को हम कह देते हैं एक हिस्सा तो हमारा बेस लाइन जैसे श्रीलंका को लेकर है। इसके बाद जो ये जोन होते हैं वो हमारे SEZ जोन में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या EEZ में, इस तरह के जोन्स में इनको डिवाइड करते हैं। 1 नॉटिकल माइल मतलब 1867 मीटर ये दूरी होती है। तो इसके हिसाब से इस दूरी का डिफरेंशिएट वैल्यूएशन किया जाता है। उम्मीद है बातें जो है आपको समझ में आ रही है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। क्या लिखना है? वी वैलिडेशन एंड कोस्टल
सिक्योरिटी ऑफ द मैकेनिज्म, ये बिल्कुल जो है इसका करेक्ट आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू विल गॉट इट वेरी इजीली दिस आंसर। नेक्स्ट है which region of India has now been included in the UNESCO World Heritage List of the Scars Group of the Hoysala? क्वेश्चन कहता है भारत को किस क्षेत्र में अब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में होयसला पवित्र समूह के रूप में शामिल किया गया है? राजस्थान में है, केरला में है, कर्नाटका में है या तमिलनाडु में है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तमिलनाडु है। आई होप आप समझ पा रहे हैं मित्रों। अगर हम कहें होयसला, होयसला एक पवित्र समूह कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कहाँ पे है बच्चे? ये कर्नाटका में। तो इसका क्या आंसर सही है? इसका आंसर सही है कर्नाटक। कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सेशन समझ में आ रहा है, सेशन काफी रोचक लग रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द गिरधर स्कीम, ठीक है, गिरधर स्कीम लॉन्च बाय द सीएम प्रमोद सावंत इन गोवा। प्रमोद सावंत जी हैं इस समय गोवा के मुख्यमंत्री। उन्होंने अपने यहाँ गृह आधार योजना जो है लागू की है, या हम सिंपल हिंदी में कह सकते हो गृह आधार योजना लागू की है। और इस योजना का प्रथम लक्ष्य क्या है? प्रोमोटिंग ऑफ द टूरिज्म, empowering of the homemakers, supporting of the local business, enhancing of the transportation। भाई गृह आधार कहा गया है, नाम क्लियर है, गृह आधार मतलब घर में बनाई गई वस्तुओं की बात की गई है। empowering of the homemaker करेक्ट आंसर है इसका। अगर हम बात करते हैं गृह आधार, तो गृह आधार का मतलब है घर में बनाई गई वस्तुओं को, मतलब जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में वोकल को लोकल, लोकल को वोकल कहा गया है, वैसा कुछ टर्म है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? एम्पावरिंग, ठीक है, एम्पावरिंग होम मेकर, होम मेकर्स जो है इसका करेक्ट आंसर है, माफ कीजिएगा सॉरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वो सभी सही कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, who has been reappointed as a managing director and the chief executive officer of the HDFC Bank। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे पुनः जो है नियुक्त किया गया, माने जो पहले थे वो दोबारा रिपीट हुए हैं। तो कौन है? रतन टाटा, ये तो टाटा से है, शशिधर जगदीशन, आदित्य पुरी, मुकेश अंबानी। इसका सही आंसर है शशिधरन जगदीशन। तो शशिधर जगदीशन को HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका प्रमुख जो है इन्हें चुना गया है। ये तो HDFC क्या, इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा? तो फर्स्ट जो इसका बी है शशिधरन जगदीशन, ये क्या है? बिल्कुल सही है HDFC के लिए। उम्मीद है मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा। हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है Where did the 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, 14वां विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? आपके सामने बेटा चार ऑप्शन है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। अभी मैं कहूं आपसे कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की मीटिंग जो है 14th मीटिंग कहाँ हुई, कहाँ इनका सबमिशन हुआ, कहाँ इनका सबमिट हुआ, तो मुंबई करेक्ट आंसर है। तो आप मुंबई देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ बिटवीन द BCCI एंड SBI लाइफ। BCCI और SBI लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है, SBI हर कदम आपके साथ के बीच में साझेदारी कितनी अवधि की है?
तो ये जो अवधि है ये अभी हुई है 2023 से लेके 2026 के बीच में, माने 3 साल की अवधि का समय है, 3 ईयर का वैल्यू है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 ईयर। सी इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, देयर इज नो मिस्टेक, सी इज द करेक्ट है। देखिए बिल्कुल सी क्या था, एकदम सही था। अगला क्वेश्चन, अखिल मिश्रा हु पास्ड अवे द रिसेंटली ऑफ द एसोसिएट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फील्ड्स। अखिल मिश्रा जो जिनका हाल ही में निधन हुआ वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? बेटा अखिल मिश्रा ये वही थे, अखिल मिश्रा जी, आपको याद होगा मूवी 3 इडियट, याद है नहीं याद है 3 इडियट? और 3 इडियट में लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन का रोल प्ले करने वाले व्यक्ति थे अखिल मिश्रा जी। तो भैया ये किस फील्ड से हो गए? ये हो गए बॉलीवुड फील्ड से, सॉरी बॉलीवुड से, मतलब कहाँ से? ये बन गए एक एक्टर, अभिनय क्षेत्र से। तो इसमें साइंटिस्ट नहीं है, क्रिकेटर नहीं है, एक्टर, यस एक्टर आ गया, तो एक्टर सही है। ठीक है, एक्टर बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या है? एक्टर। क्या है? एक्टर। सी एकदम सही था बेटा, सी क्या था? एकदम सही था। आप अगर करंट को भी देखते रहेंगे तो चीजों से जुड़े रहेंगे। उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। सेशन आप सभी को समझ में आया होगा और मैंने भी पूरी मेहनत से लगभग आपको पूरा समझाने का प्रयास किया। तो प्यारे मित्रों, आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेरी मच। हम मिलेंगे नए सेशन में। बाय बाय।